नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। इंदौर में अधिवक्ता के घर पर पथराव, बदमाशों ने महिलाओं के साथ भी की बदसलूकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीहोर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन, पुलिस ने चलाई रोको टोको अभियान, चालकों से की यातायात नियमों का पालन करने की अपील। सीहोर में व्यापारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन, यातायात पार्किंग और स्वच्छता व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा, दुकानदारों से की साफ सफाई रखने की अपील। सुकमा में 1 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, 6 सालों से था सक्रिय, प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति ने हुआ प्रभावित। मुंगेली में युवा मितान क्लब ने किया खेल प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता में कई बच्चों ने लिया हिस्सा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि ईडी ने महादेव ऐप का केस तो रजिस्टर कर लिया है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ईडी को पता चल गया है कि उसमें बीजेपी नेता फंस रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर केस रजिस्टर होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे लेकर मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ईडी के डायरेक्टर को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नेताओं अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है। केंद्र सरकार का मुख्य एजेंडा हमारी सरकार को बदनाम करना है। भैया हमारे नेता तो केवल बेल में है, जेल में है। वो गृह मंत्री देश के, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो सवाल इस बात का आप किसी भी फंसा बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कर दें। नेशनल हेराल्ड किसका है और जो कंपनी बनी थी वो किसका है, यंग इंडिया किसका है, और उसमें कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया जिसमें गिरफ्तारी कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण तो यहाँ है छत्तीसगढ़ में, और पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। जो ये लोग चिट फंड कंपनी बनाए और अकेले छत्तीसगढ़ से हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए और कहीं न कहीं वो पैसा लगाया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के इससे बड़े उदाहरण क्या है। और मैंने तो होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और ईडी के डायरेक्टर को भी पत्र लिखा कि इसकी जांच करें। खबर सुकमा से है, जहां 1 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि ये नक्सली बीते 6 सालों से चिंत गुफा इलाके में सक्रिय था। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इस नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है, जहां मौके पर नक्सली को आत्मसमर्पण करवाने में 241 वाहनी सीआरपीएफ और बस्तर बटालियन का भी विशेष योगदान रहा। खबर मुंगेली से है, जहां आज राजीव युवा मितान क्लब ग्राम पंचायत सिंहबांधा की तरफ से क्लब के अध्यक्ष किलेश्वर टंडन के नेतृत्व में कई खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें खो खो, रस्सी कूद, रंगोली प्रतियोगिता शामिल रही, जिसमें 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह और स्कूल की सभा कक्ष में मेधावी छात्र छात्राओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों और खेल गतिविधियों में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल, शील्ड प्रधान पाठक और शिक्षकों ने बच्चों को देकर पुरस्कृत किया। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 4,11,000 नवनिर्मित आवासों में हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश करवाया। गृह प्रवेश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम रीवा में आयोजित किया गया। वहीं राज्य स्तर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय सहित सभी जनपद और ग्राम पंचायतों में देखा गया। इस अवसर पर प्रदेश के साथ ही जिले की सभी जनपद और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया और इस दौरान जिले के 8,216 हितग्राहियों ने नवनिर्मित आवासों में गृह प्रवेश किया। खबर मुंगेली से है, जहां 30 अप्रैल को देश के जाने माने ख्याति हिंदी कवि, डायरेक्टर और
माफ कीजिए, डॉक्टर कुमार विश्वास का आगमन होगा। बता दें कि मुंगेली में पहली बार कवि सम्मेलन होने जा रहा है। वहीं डॉक्टर कुमार विश्वास के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि 30 अप्रैल को होने वाले कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। वहीं आयोजन समिति का कहना है कि सीएम बघेल ने कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दे दी है। यही वजह है कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम की मौजूदगी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी। मुंगेली में ग्राम लिलवा कापा में शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम और अत्यन व्यवसायी निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसका निर्माण कार्य 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से होगा। वहीं मंत्री ने पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर राज्य गीत के साथ की गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अंत्य व्यवसाय सहकारी वित्त और विकास निगम के तहत मिनी माता पेट्रोल पंप के खुलने से आसपास के लोगों को फायदा होगा। पेट्रोल डीजल के लिए आम लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं अंत्य व्यवसायी निगम के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप खुले जाने से आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी, जिससे उनके समय और पैसों दोनों की बचत होगी। रायपुर में धरसेवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने ग्राम पंचायत बाना, चिखली, धनेली समेत कई क्षेत्रों के शासकीय प्राथमिक शाला, मिडिल और हायर सेकेंडरी विद्यालय में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दें कि ग्रामीण यांत्रिकी के अंतर्गत धरसेवा विकासखंड के विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष और मरम्मत कार्य के लिए लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की विधिवत पूजा पाठ कर भूमि पूजन किया गया है। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि नए भवन के बनने से निश्चित ही यहां के विद्यार्थियों को लाभ होगा। रायपुर के चकरभाटा सिंधी समाज के संत साई श्री लालदास रायपुर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर साधना प्लस न्यूज के संवाददाता सागर बत्रा ने सिंधी समाज के युवाओं को लेकर संत साई लालदास जी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि आजकल के युवाओं का विचार लोगों से मिलता नहीं, इसलिए युवा ऐसा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने समाज की बहनों से अपील करता हूं कि वो ऐसा ना करें जिससे परिवार का मान सम्मान समाज में कम हो। वहीं उन्होंने कहा कि सिंधी समाज चकरभाटा द्वारा समाज के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करती रहती है। कोरोना काल में भी सिंधी समाज द्वारा कई सराहनीय कार्य किए गए। सिंधी समाज के जान चकरभाटा के संत साई लालदास जी से उनसे जानते हैं समाज के बारे में कुछ बातें और कुछ जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। एक जानकारी दे सकते हैं कि आजकल जो युवाएं हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, किसी भी धर्म का नशे की खराब जा रही है। हाँ, वैसे तो मैं सत्संग के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी संदेश देता हूँ कि जैसे भागवत पुराण में राजा परीक्षित को जब कलयुग को देखा तो कलयुग से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर 3 चीज़ें रहती है वहाँ पर मेरा वास रहता है। एक जहाँ पर नशा होता है, दूसरा जहाँ पर जुआ होता है और तीसरा जहाँ पर गलत काम होता है, इन पर स्त्री समागम होता है। तो कलयुग को कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकता। तो जब कलयुग का प्रभाव ज्यादा है, इन 3 जगह पर रहता है। और चौथी जगह भी राजा परीक्षित से कल मांगी थी, वो था अधर्म से कमाया हुआ धन। तो मैं चाहूं कि जो युवा वर्ग है वर्तमान में 2 ऐसे नशे हैं जिसके नाम से युवा बिगड़ रहे हैं। एक तो शराब का नशा और दूसरा जुआ सट्टा। शराब तो अपने आप को खराब कर रहा है, पर जुआ सट्टे से उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। मैं कहूंगा शराब से ज्यादा जुआ सट्टे ज्यादा हानिकारक है। 2 चीजों को छोड़ना चाहिए। अभी हमने कई ऐसी घटनाएं सुनी हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 20 साल 28 साल, उनको लीवर की प्रॉब्लम हो गई और मर गए। क्यों? शराब ज्यादा पी रहे।
क्या अपने शरीर से प्यार नहीं? क्या भगवान ने हमको इतना अमूल्य ये जीवन दिया है, क्या नशे में हम अपने आप को गुजार, क्या जरूरत है? और नशा छोड़ना सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक नशे छोड़ने के लिए दूसरा नशा अपना पड़ेगा। कौन सा नशा? जैसे हम भक्ति मार्ग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, यदि संतों का नशा मिल जाए, संत का नशा मिल जाए, भगवान का नशा मिल जाए, तो हम इजिली उस नशे को छोड़ सकते हैं हम लोग। अभी भी कुछ जानकारी आ रही है, कुछ दिन पहले ही हमारे सिंधी समाज के रायपुर राजधानी से कुछ युवक का कार दुर्घटना से मृत्यु हो गई है, वो भी नशे और जुआ के कारण। तो हाँ। आप समाज के युवाओं को क्या संदेश दें? मैं तो आज नहीं, अभी संकल्प ले कि मुझे नशा और जुआ छोड़ना है। जो चीज हमें परिवार को बर्बाद करता हो, हमारे खुद को बर्बाद करता रहो, और इसी चीज को क्यों पकड़ के थे, छोड़ना, तत्काल छोड़ना चाहिए। और छोड़ना सरल है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी चीज को ढालने के लिए 40 दिन लगते हैं। यदि हम 40 दिन इस चीज को छोड़ लेते हैं तो इसके बाद हरम के लिए उस चीज को छोड़ सकते हैं। करते हैं तो सबसे ज्यादा सिंधी समाज में देखने को मिल रहा है कि ऐसी लड़कियों की बहनों की शादी हो रही है, कुछ समय ससुराल में रहने के बाद कुछ न कुछ कारण से उनका डिवोर्स है, वापस छोड़ के आ रही है। ऐसा पर क्यों हो रहा है और क्या संदेश देंगे? इस बात मेरा विचार है कि जब तक जो घर की बहुएं हैं अपने मई के पक्ष की तरफ से यदि वो सुनेंगे, यानी उन तरफ उनका लगाव कम हो, या उन परिवार की बातें कम सुनेंगे, तो निश्चित रूप से घर बच सकता है। और कई कई बातें नहीं होती, हर जगह मायके का पक्ष रहता है, कई पर लड़के भी कर रहते हैं और कई पर लड़कियां भी गलत रहती है। और चाहूंगा कि दोनों अपने विचार मना के चलें। यदि कोई प्रॉब्लम है, लड़की को लड़की से प्रॉब्लम है और लड़की को लड़के से प्रॉब्लम है, शादी और सगाई के बीच में हमको समय मिलता है, उस समय इसलिए दिया जाता है कि हम अपने विचारों को मिला सके। यदि विचार नहीं मिल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है जो हम परिवार के बीच नहीं कर सकते, तो आपसी समझौता करके पहले वो क्लियर करना चाहिए। शादी नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कि इससे बात न हो और उनका रिश्ता बन सके, और विचार मिला के चलना चाहिए। कहते हैं कि आग में घी डालने से आग बढ़ती है, यदि आग में पानी डाल जाए तो आग बुझती है। मैं तो ये कहूंगा, यदि घर क्रोध हो रहा है तो शांति की स्थापना करनी चाहिए। दूसरा गुस्सा कर रहे, एक शांत है, पति गुस्सा कर रहा है पत्नी शांत रहे, पत्नी गुस्सा कर पति को शांत रहना चाहिए, और विचारों को आदान प्रदान करके चलना चाहिए। जितने भी युवा हैं, बहनें, उनका आप क्या संदेश है? दोबारा न कुछ कारण है जो आजकल मोबाइल की वजह भी मिलती आ रही है, और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं मोबाइल में एकदम ज्यादा ध्यान, उनके लिए क्या संदेश? हाँ, बहनों को निवेदन करूंगा कि जो हम बहनें कोई भी ऐसा काम न करे जिससे परिवार की मान शान की तरफ उनको आग लगे, क्योंकि सिंधी समाज एक बुद्धिजीवी समाज, हम इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं कि हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति कहा जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम इतनी बड़ी संस्कृति के मालिक होने के बावजूद यदि हम उस संस्कार से रहे हुए, तो हमारे शर्म की बात। मैं तो कहूंगा कि आप उन चीजों को छोड़ो जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, और बच्चों को विशेष। अभी सुधीर जी का स्टेटमेंट चल रहा था, मैंने डीएनए देखा, तो उन्होंने कहा कि 6 साल के बच्चे जो छोटे उम्र वाले हैं उनको बिल्कुल मोबाइल नहीं दी जाए। यदि वो मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो आगे के उनको दिमाग प्रॉब्लम की भी हो सकती है। और मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करना नहीं चाहिए, जितनी जरूरी है उतना प्रयोग करना चाहिए। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा मोबाइल बंद कर लो, और अपने अंदर विचारों को मंथन करना चाहिए। सोने से तक नींद भी अच्छी आएगी। तो मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं ना, जो चीज मोबाइल में देखते दिमाग में वही बातें आती है, दूसरे भी ऐसा ही कार्य करते हैं। के समय चकरबाटा धाम, भगवान झूलेलाल का धाम, यहाँ पर गरीबों की और जो कोविड पीड़ित थे, जो हमें मजदूर भाई थे, जो बाहर अदर स्टेट से छत्तीसगढ़ आ रहे थे, हमारे साईं जी के द्वारा, इनके शिष्यों के द्वारा दरबार साहिब से इतनी सहायता की गई। आइए जानते हैं साईं जी ने की क्या मदद की गई, और आज भी गरीबों की मदद होती है। हर मंथली राशि मिलना, उनका दवाई, अन्य सहयोग करना, हम साईं की होना चाहते हैं कि क्या क्या सहयोग मिलता है। एक तो सेवा हम करते नहीं है, भगवान करवाता है। भगवान ऊपर जिसके ऊपर दया हो वो कार्य करता है। कोविड के समय जिसको जिस चीज की जरूरत थी, दवाई की सेवा कर रहे थे, जहाँ पर लंगर की सेवा थी, लंगर की सेवा कर रहे थे, जरूरतमंदों को दरबार की ओर से राशन दिया जा रहा था। ये राशि की परंपरा आज से नहीं, ये 40 वर्षों से पूर्व से दरबार की परंपरा है। हर महीने 10 तारीख को दरबार की ओर से लगभग चक्करबाटा के 40 परिवारों को अनाज वितरण होता है। और प्रत्येक वर्ष मंदिर में कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे मुख्य कार्यक्रम चालीहा महोत्सव रहता है, इसके साथ साथ सामूहिक का कार्यक्रम होता है, सामूहिक विवाह होता है, मेडिकल कैंप लगते हैं, और इसके सामूहिक मुंडन का कार्यक्रम होता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। दरबार में जितनी भी सोशल एक्टिविटी होती है, सारी दरबारें सारे कार्य उस दरबार के माध्यम से किए जाते हैं। हमारे साथ हिंदी समाज की छत्तीसगढ़ ही पूरे विश्व की जान चकरबाटा वाले साईं दास जी थे। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई, युवा पीढ़ी को संदेश दिया।
मैं सुमन के साथ साधना प्लस नेशनल रायपुर। सीहोर में आष्टा यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात नियमों के पालन के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान उपस्थित वाहन चालकों से सुरक्षित वाहन चलाने के लिए 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। साथ ही नागरिकों से आग्रह किया गया कि आपस में यातायात नियमों का पालन करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें और जो वाहन चालक नियमों का पालन ना करें उन्हें रोको टोको नियम के पालन के लिए प्रेरित करें। खबर सीहोर से है, जहां एक युवक ने पारिवारिक विवाद के कारण खुद को कमरे में बंद कर लिया, जिससे उसके घर वाले डर गए और ऐसे में परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सूझबूझ और तत्परता से युवक को कमरे से बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार युवक घर के आपसी विवाद से परेशान था, जिसके कारण खुद को कमरे में उसने बंद कर लिया था। खबर इंदौर से है, जहां एक युवती से शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार युवती जीवनसाथी.com पर वर की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक युवक से हुई। कुछ दिनों बाद युवती ने शादी के लिए बात कही, तो इसके बाद युवक ने युवती को अपना मोहरा बनाने लगा और ठगी करना शुरू कर दिया। युवक ने युवती को झांसे में लेकर 82,000 रुपए ले लिए और लगातार झांसे में लेकर उससे पैसा लेता रहा। जब युवती को इस बात की जानकारी लगी कि उसे ठगा जा रहा है, इसके बाद युवती ने पुलिस की शरण ली और आरोपी सुमित परमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। फरियादिया द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उसको जो शादी की एक वेबसाइट होती है जीवनसाथी.com, उसमें उसने अपना प्रोफाइल बनाया था और वो अपनी शादी के लिए एक योग्य वर की उसको तलाश थी। तो उसी संबंध में उसकी जीवनसाथी.com के जरिए एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और दोनों की जब दोस्ती हो गई तो उस व्यक्ति ने उससे करीब 82,000 रुपये मांगे। इसने 82,000 रुपये भी दिए और उसके बाद में लगातार उसको दोस्ती के नाम पर पैसा उससे लेना चाहा। पुलिस ने जब पूरी घटनाक्रम का देखा तो पुलिस ने 420 के तहत इसमें अपराध कायम किया है और जो व्यक्ति है जिसने पैसे ठगे उस युवती से, तो उसकी तलाश कर रही है। आरोपी जो है वो बता रहा है कि ये नवरंगपुरा अहमदाबाद। अगली खबर इंदौर से है, जहां दहेज के नाम पर एक महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की शादी भोपाल में स्मृत परिवार में की गई थी। शादी में लाखों रुपए खर्च किया गया था, लेकिन लालची ससुराल पक्ष के दहेज की लालसा ने अंधा कर दिया और बहू को प्रताड़ित करने लगे, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की। पुलिस पीड़िता की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना सहित अप्राकृतिक कृत्य की धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 498 का मैटर आया था और कल उसमें FIR हुई है। थोड़ा सा गंभीर मैटर है और उसमें 498A, 377, 506, 323 सारी धाराएं लगी हैं। पीड़िता का कहना था कि उसके पेरेंट्स ने, उसके परिजनों ने, जब उसकी शादी हुई, डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, उन लोगों ने काफ़ी बहुत अच्छे रिनाउंड होटल से किया है और काफ़ी खर्चा किया और सारा मतलब जो भी उसमें विवाह में खर्चा हुआ है वो मेरे पेरेंट्स ने किया, ऐसा पीड़िता का कहना था। और उसके बाद जब वो ससुराल गई तो वहाँ पर भी छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी प्रताड़ित हुई है और मानसिक व शारीरिक रूप से। इसीलिए जब वो कल आई और उसका जो कंप्लेन था वो काफ़ी गंभीर मामला था, तो उस पर तत्काल इंदौर के छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र के कुछ बदमाशों ने जिला न्यायालय के अधिवक्ता के घर पर पथराव के बाद मारपीट की और उसके बाद परिवार की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई। परिवार का आरोप है कि क्षेत्र में कुछ बदमाश हमेशा घर के सामने आकर विवाद करते हैं। कई बार थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस किसी प्रकार से अधिवक्ता की मदद नहीं करती है। हमेशा आरोपियों को मामूली धारा में केस दर्ज कर छोड़ दिया जाता है। फरियादी ने बताया कि कानून की रक्षा के लिए अब कानून से मदद की गुहार लगा रहा है।
परिवार सरकारी बोरिंग से पानी भर रहा था। मेरी माताजी थी, मेरी दोनों भाभियां थी वहां पर, और एक घर के मतलब 4 गली छोड़कर मुकेश यादव, सुनील यादव, राकेश यादव, चेतन यादव, आयुष यादव और रवि यादव और भी इनके सारे जितने भी भाई बंधु थे, करीबन वो 15 से 20 लोग थे जिन्होंने मेरे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार से, जहां एक युवती को गोली मारी गई है। आपको बता दें, अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर युवती की हत्या कर दी है। धार जिला मुख्यालय विहार कॉलोनी का है कि मामला तकरीबन सुबह 11:30 बजे की बताई जा रही है घटना। आपको बता दें कि धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह मौजूद, एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार भी घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर धार से आ रही है, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। धार जिला मुख्यालय विहार कॉलोनी का मामला है। आपको बता दें, तकरीबन सुबह 11:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और उन्हीं के साथ ही एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि धार से सामने आ रही है। अज्ञात व्यक्तियों ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि धार जिला मुख्यालय विहार कॉलोनी की घटना है ये, और सुबह तकरीबन 11:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां मौके पर पुलिस बल भी पहुंच चुका है घटनास्थल पर। आपको बताते हैं कि धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह घटनास्थल पर मौजूद हैं और वहीं उनके साथ एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि धार से सामने आ रही है। धार में अज्ञात व्यक्तियों ने एक युवती की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि धार जिले से सामने आ रही है। सुबह लगभग 11:30 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंटू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंटू, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि किस कारण से, क्या कारण रहा कि लड़की की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई? जैसे मैं आपको बता दूं कि आज करीबन 11:30 बजे धार नगर के जो बसंत विहार कॉलोनी है, शीतला माता मंदिर के सामने, करीबन दोपहर 11:30 के आसपास एक युवती की उसको वो अपने काम से कहीं तारीख पे जा रही थी, कोर्ट तारीख पे। इतने में कुछ अज्ञात युवक आए और उसके सिर पे सीधे गोली लगा दी और आसपास पड़ोसियों के मुताबिक 3 फायर की आवाज वहां सुने गए हैं। और डॉक्टरों ने बताया है कि जैसे कि जिस लड़की को गोली लगी थी वो ऑन द स्पॉट ही मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी। मंटू, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी कोई कदम उठाया गया है, किसी तरीके की कोई कार्रवाई सामने आई है? मैं जैसे बता रहा हूँ कि अभी इस हिसाब से मेरी पर्सनल बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि परिवारजनों के अनुसार एक कोई दीपक नाम का व्यक्ति है जो ब्रह्माकुंडी क्षेत्र में रहता है। पहले भी उनके साथ मारापीटी हुई थी, ये जो मृतक है उसके परिवार के साथ, और उसके अपोज में इन्होंने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी और बताया जाता है कि उसका बदला आज उन्होंने यहाँ पर लिया है। और कई बार इस जो मृतक युवती है उसको मारने की धोस भी दी गई है इस युवक द्वारा। जी मंटू, कहा जा रहा है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारी गई, तो ये मामला क्या है? क्या कोई आपसी रंजिश का मामला है या फिर कुछ और? ऐसा बताया जाता है कि मामला प्रेम प्रसंग का एक तरफा था। जो लड़का था जो दीपक करके जिसका नाम सामने आ रहा है, वो लड़की को बार बार धोस देता था और एक तरफा जो प्रेम प्रसंग उसकी तरफ से हो रहा था और लड़की के नकारा कहने पर ये बताया जाता है कि इस प्रकार की घटना जो आरोपी द्वारा कर दी गई है। हालांकि पुलिस इस जांच में जुटी हुई है, आरोपी कौन है क्या है अभी मालूम नहीं पड़ पाया है। फिर भी एक परिवारजनों के अनुसार शंका दीपक पर जारी है और स्वाभाविक है कि पुलिस भी अब उस पर नजर जमाए रखी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं। खबर सीहोर से है, जहां यातायात पार्किंग और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर बैठक की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए और दुकानदारों से दुकान की सीमा के अंदर ही सामान रखने की अपील की गई। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई कि दुकानों से निकलने वाला कचरा नगर परिषद के कचरा वाहन में ही डाले, नहीं तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।